गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो पे चर्चा कर रहे थे और प्लेटो के अंतर्गत हमने उसके शिक्षा संबंधी विचार और उसके न्याय संबंधी विचारों पर अब तक हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम प्लेटो के एक नए सिद्धांत पे चर्चा कर रहे हैं और उस सिद्धांत का नाम है उसका साम्यवादी सिद्धांत। जिस सिद्धांत के लिए प्लेटो की सर्वाधिक आलोचना की जाती है। प्लेटो अपना एक सिद्धांत देता है, साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो क्या कहता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, शिक्षा सिद्धांत पढ़ा था, तो प्लेटो इस शिक्षा के बारे में कहता है कि शिक्षा मनुष्य में सद्गुण पैदा करती है। जो प्लेटो 50 साल तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उसके बारे में प्लेटो कह रहा है कि शिक्षा मनुष्य में सद्गुण पैदा करती है, नैतिकता पैदा करती है, अच्छाई पैदा करती है। लेकिन प्लेटो कह रहा है कि ये सद्गुण विपरीत परिस्थितियों में, जब मनुष्य की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो प्लेटो ये कह रहा है कि जो सद्गुण, जो नैतिकता, जो अच्छाई हम शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को दे रहे हैं, मानव को दे रहे हैं, वो विपरीत परिस्थितियां आने पर वो सद्गुण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। प्लेटो कह रहा है कि मनुष्य के लिए शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य के सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वो क्या कहता है, विपरीत परिस्थितियों के लिए वो अपना एक सिद्धांत देता है जिसका नाम है साम्यवाद का सिद्धांत। यानी शिक्षा विपरीत समय में आपकी सहायता नहीं कर सकती, उसके लिए वो क्या करता है, साम्यवाद का सिद्धांत देता है। इसको क्या देता है, साम्यवाद, देखो दो प्रकार के साम्यवाद का सिद्धांत देता है वो। अभी हम जाकर के दोनों की अलग से विस्तार चर्चा करेंगे। पहली बात तो कि साम्यवाद का सिद्धांत देता क्यों है, तो साम्यवाद का सिद्धांत देता है राज्य की एकता स्थापित करने के लिए, ताकि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात करता है रिपब्लिकन में और लॉज में, उस आदर्श राज्य में एकता स्थापित हो सके, उस एकता स्थापित करने के लिए वो क्या करता है, साम्यवाद का सिद्धांत देता है। और आने वाली जो परिस्थितियां हैं राज्य में एकता स्थापित, और आने वाली जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं राज्य के सामने, उन राज्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्लेटो अपना साम्यवादी सिद्धांत देता है। तो क्या प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा सद्गुण पैदा करती है, लेकिन सद्गुण विपरीत परिस्थितियां आने पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए राज्य को संकटों से बचाने के लिए और राज्य में एकता स्थापित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, हमें साम्यवाद की आवश्यकता है। इसलिए प्लेटो अपना साम्यवाद का एक सिद्धांत देता है। प्लेटो जो सिद्धांत देता है, उस साम्यवाद में प्लेटो दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। एक तो संपत्ति का साम्यवाद और एक करता है परिवार का साम्यवाद। दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। क्या है, इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं संपत्ति का साम्यवाद क्या है। हमने जब प्लेटो शुरू किया था उस समय हमने ये कहा था कि प्लेटो शिक्षा के द्वारा एक तीन वर्गों, अपने समाज में तीन वर्ग मानता है। वो ये कहता है कि दार्शनिक वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा और उत्पादक वर्ग होगा। इनके बारे में हमने चर्चा पिछली क्लासों में की भी है। ये कह रहा है कि तीन वर्ग होंगे। तो प्लेटो का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य में शांति व्यवस्था और राज्य में एकता स्थापित करना प्लेटो का क्या है, मुख्य कार्य। तो प्लेटो क्या कर रहा है, दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है, संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद, या जिसको हम परिवार का साम्यवाद भी कहते हैं। संपत्ति के साम्यवाद में क्या कहता है, प्लेटो ये कहता है कि जो संरक्षक वर्ग होगा, संरक्षक वर्ग, इस संरक्षक वर्ग को याद रखना, इसको हम दार्शनिक वर्ग कहते हैं, दार्शनिक वर्ग भी कहते हैं। जो पहला जो वर्ग होगा, उस दार्शनिक जो वर्ग होगा, उस दार्शनिक वर्ग के लिए साथ साथ जो सैनिक है, यानी संरक्षक वर्ग में प्लेटो दो वर्गों को शामिल करता। तीन वर्ग बनाए थे, दार्शनिक, सैनिक और
उत्पादक वर्ग। उनमें प्लेटो एक नई बात कहता है कि एक संरक्षक वर्ग होगा और उस संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक दोनों शामिल होंगे। यानी सैनिकों और दार्शनिकों को मना करके वो संरक्षक वर्ग बनाता है और वो कहता है कि ये जो संरक्षक वर्ग है, ये संरक्षक वर्ग अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहीं से अपने आप समझ जाओगे। प्लेटो ये कह रहा है कि दार्शनिक और सैनिक वर्ग जो दो वर्ग हैं ऊपर के, उन दोनों वर्गों को मिलाकर के संरक्षक वर्ग रहेगा। यानी दार्शनिक राजाओं के पास, सैनिक सेना जो रक्षा करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके पास किसी भी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं रहेगी। ना तो वो धन रख सकते हैं, ना अपना परिवार रख सकते हैं, और ना ही वो क्या कर सकते हैं, राज्य से वेतन ले सकते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रहेगी। ये कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। तो आप कहोगे जब उनके पास पैसा नहीं है, जब उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनके पास घर नहीं रहेगा, तो फिर वो उनके पास है क्या? वो खाना कहाँ से खाएंगे, वो काम कैसे करेंगे, रहेंगे खाएंगे क्या? तो इसके लिए प्लेटो व्यवस्था करता है। प्लेटो व्यवस्था कर रहा है। प्लेटो क्या व्यवस्था कर रहा है कि ये जो दोनों वर्ग, संरक्षक वर्ग है, ये क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। किसकी? राज्य की। संरक्षक वर्ग राज्य की सेवा कर रहा है और इनकी सेवा के बदले राज्य इन्हें क्या देगा? वस्तुएं देगा। दार्शनिक वर्ग शासन का काम कर रहे हैं, सैनिक वर्ग रक्षा का काम कर रहे हैं, यानी ये राज्य की सेवा कर रहा है और इस सेवा के बदले इन्हें क्या दिया जाएगा? राज्य वस्तुएं देगा। किसकी? उपभोग की। यानी इनके बदले राज्य उपभोग की वस्तुएं देगा, यानी खाने का सामान देगा, राज्य के विश्राम गृहों में रहने की व्यवस्था देगा, इनकी सुरक्षा करेगा, इनकी समस्त न्यूनतम जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये सारी चीजें कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी प्लेटो या इसमें ये कह रहा है कि न तो आपके पास अपना निजी घर होगा, न आपके पास निजी धन होगा, यानी आपके पास निजी कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ है वो सार्वजनिक होगा, सबका होगा। आपको आपके काम के बदले में राज्य उपभोग की वस्तुएं देगा। जो आपकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? राज्य करेगा। लेकिन जो यहाँ ये भी रखना, जो उपभोग की वस्तुएं राज्य देगा वो आपकी निजी नहीं है, ये भी क्या रहेगी? सार्वजनिक रहेगी। आपको अगर राज्य ने भवन दिया है, मकान दिया है, आप अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, राज्य का कोई भी व्यक्ति आकर के उसमें रह सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे कैसे रह सकता है मेरे मकान में? भाई मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये सबका है, ये सार्वजनिक है। आप कहोगे फिर मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, मेरे माँ बाप कहाँ रहेंगे, मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? तो अभी हम उसकी भी बात करते हैं। प्लेटो ये कह रहा है कि इनके पास परिवार होगा ही नहीं, इनके पत्नी होगी ही नहीं, बच्चे होंगे ही नहीं, तो क्या किसको रखेगा? तो ये कह रहा है कि संरक्षक वर्ग यानी दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। ये दोनों अपनी सेवाओं के बदले राज्य से उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करेंगे और उन उपभोग की वस्तुओं का भी ये सार्वजनिक रूप से उपयोग करेंगे। क्यों? आप कहोगे ऐसा क्यों? तो प्लेटो ये कह रहा है कि निजी व्यक्ति से व्यक्ति में क्या आ जाती है? स्वार्थ की भावना आ जाती है। और जब हम हाउस लॉ को रूसो पढ़ेंगे, जब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे, उस समय भी इस बात को देखेंगे। प्लेटो कह रहा है कि जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होती है, जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होती है तब तक सब कुछ शांति से चलता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास निजी संपत्ति आती है उसमें स्वार्थ यानी कि तेरे और मेरे की भावना आ जाती है और वो अपने परिवार और राज्य के साथ क्या करने प्रारंभ कर देता है? भेदभाव करना प्रारंभ कर देता है। और उस भेदभाव के कारण क्या होता है? राज्य की एकता धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? समाप्त होने लग जाती है। तो संपत्ति से क्या आती है? स्वार्थ आता है। संपत्ति से क्या आता है? और अधिक धन कमाने का लालच आता है, यानी इतना सा है और अधिक कर लो, और उसका लालच लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है। और इसका कारण ये होता है कि आगे जाकर के फिर वो राज्य को ही नुकसान पहुंचाने की काम करता है। तो प्लेटो कह रहा है कि स्वार्थ आएगा, लालच आएगी, ईर्ष्या आएगी, ये समस्या उनके पास आती है जो राज्य के विकास में क्या है? बाधा डालती है। तो यहां क्या करा है?
दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी, लेकिन प्लेटो एक छूट भी देता है कि जो सबसे निम्न वर्ग होगा, उत्पादक वर्ग, प्लेटो ये कह रहा है कि ये उत्पादक वर्ग संपत्ति रख सकता है। उत्पादक वर्ग निजी संपत्ति रख सकता है, उनके परिवार भी होगा, वो धन संपत्ति भी रख सकते हैं और काम के बदले वो वेतन भी प्राप्त करेंगे, यानी उनके पास सब कुछ निजी होगा जैसे हमारे पास है। तो तीन वर्गों में दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित करता है प्लेटो, जबकि उत्पादक वर्ग को कहता है कि वो संपत्ति क्या कर सकता है, रख सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, संरक्षक वर्ग को प्लेटो क्या मानता है, प्लेटो क्या मानता है, जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में किसको शामिल मान रहे हैं, संरक्षक वर्ग में हम शामिल मान रहे हैं दार्शनिक यानी राजाओं को जो शासन करेंगे और सैनिकों को मान रहे हैं। तो वो क्या कहता है, संरक्षक वर्ग की तुलना वो करता है प्रहरी कुत्तों से। प्लेटो दार्शनिक वर्ग और सैनिकों की जो तुलना यानी संरक्षक वर्ग की तुलना वो प्रहरी कुत्तों से करता है। जिस प्रकार जो हम रक्षा के लिए कुत्ता रखते हैं, उनका काम है सिर्फ रखवाली करना, वो घर की रखवाली करता है, सब कुछ उसके सामने है, सर धन संपदा सब कुछ उसके सामने है, लेकिन वो उनका उपभोग अपने निजी हित में नहीं कर सकता। इसलिए प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग तो क्या है, प्रहरी वर्ग है। और क्या कहता है प्लेटो, ये कहता है कि संरक्षक वर्ग कंचन और कामिनी दोनों से दूर रहेगा। कंचन और कामिनी, कंचन का मतलब यहां पर धन है और कामिनी का मतलब यहां स्त्री है। प्लेटो ये कह रहा है कि जो संरक्षक वर्ग है वो धन और स्त्री यानी परिवार और धन का उपभोग नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के उपभोग से व्यक्ति में स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या और तृष्णा आती है और ये हमारे राज्य की और हमारी पारिवारिक एकता को तोड़ता है। कौन, परिवार यानी कि स्त्री जिसकी बात करेंगे हम, और धन। तो प्लेटो कहता कि संरक्षक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए, इनको छूना तक नहीं चाहिए। प्लेटो ये कह रहा है कि कंचन और कामिनी यानी कि धन और स्त्री को पुरुष को छूना भी नहीं चाहिए। कौन से पुरुष को, जो पुरुष संरक्षक वर्ग में शामिल है, उनको क्या करना है, कंचन और कामिनी से दूर रहना है। किसके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से। तो संरक्षक वर्ग के पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं रहेगी। समझ में आ गया। संपत्ति का साम्यवाद दे रहा है, संपत्ति का साम्यवाद सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है। संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक वर्ग को है, और ये संरक्षक वर्ग निजी संपत्ति नहीं रखेगा, इन्हें अपने काम के बदले में राज्य वस्तुएं उपभोग करने के लिए देगा, और उन वस्तुओं का उपभोग वो सार्वजनिक रूप से करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि निजी संपत्ति से व्यक्ति में स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या आती है, और ये क्या करती है, हमारे राज्य की एकता को समाप्त करती हैं। लेकिन प्लेटो यहाँ ये कहता है कि जो उत्पादक वर्ग है, जिसमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य शामिल हैं, जो ये काम करते हैं, जो 20 वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाकर के उत्पादक वर्ग बन जाते हैं, वो निजी संपत्ति भी रख सकता है और वो क्या कर सकता है, धन संपदा सबके साथ वो रह सकता है। दो परिभाषा याद रखनी है। प्लेटो संरक्षक वर्ग की तुलना प्रहरी कुत्तों से करता है। प्लेटो संरक्षक वर्ग की तुलना प्रहरी कुत्तों से करता है, और साथ ही प्लेटो ये भी कहता है कि संरक्षक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए, इनके संपर्क में उसे नहीं आना चाहिए। ये प्लेटो का क्या है, संपत्ति संबंधी साम्यवाद है। अगर हम बात करें साहब इस प्लेटो के संपत्ति के सिद्धांत की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता तो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है। तो संरक्षक वर्ग तो समझ गए होगे ना, संरक्षक वर्ग का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन शामिल है, दार्शनिक और सैनिक वर्ग है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि ये संरक्षक वर्ग के लिए है। प्लेटो इससे उत्पादक वर्ग को क्या रखता है, दूर रखता है। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है, प्लेटो के संपत्ति संबंधी जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य राजनीतिक है। प्लेटो के संपत्ति संबंधी सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। यानी ये सिर्फ राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित करने के दे रहे हैं। ये संपत्ति का साम्यवाद देने का मतलब राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना नहीं है, राज्य को ताकतवर बनाना, आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर हम संपत्ति देंगे इन दो वर्गों को, अगर हम प्रधान, जैसे आज की हम बात करें, प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री हैं,
और जो हमारी सेना है वो कह रहे हैं कि अगर हम इनको काम के बदले में वेतन देंगे, इनको पैसा देंगे, तो इनमें स्वार्थ आएगा, इनमें लालच आएगा और ये क्या करेंगे और अधिक पैसा एकत्रित करने के लिए भ्रष्टाचार करेंगे, बेईमानी करेंगे और उससे क्या होगा, हमारे राष्ट्र की एकता और जो अखंडता है वो कमजोर हो जाएगी। और प्लेटो ऐसा नहीं चाहता कि उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं हों। इसलिए प्लेटो क्या कर रहा है, प्लेटो की जो संपत्ति का साम्यवाद उसकी पहली विशेषता हो गई, सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद नहीं है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक है, इसका उद्देश्य आर्थिक नहीं है। और क्या कह रहा है, प्लेटो का साम्यवाद का मार्ग त्याग का मार्ग है, हर कोई नहीं चल सकता, बहुत त्याग की बात करता है। क्यों? क्योंकि आज के समय अगर हम बात करें, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने काम के बदले में पैसा नहीं लेगा? संभव ही नहीं है। बिना काम हम कुछ भी नहीं करेंगे, अपने माँ बाप का काम नहीं करते बिना पैसे, तो देश की तो बहुत बड़ी बात है। बिना पैसों के हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा फिर ये कहेगा साहब आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि साहब आपके पास परिवार भी नहीं होगा, आपको अपने माँ बाप का पता नहीं कि आपके माँ बाप कौन है, आप विवाह नहीं कर सकते, आपके पास आपके बच्चे नहीं होंगे, तो फिर क्या करूँगा, बाबा जी बनूंगा? भाई जब मेरा परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ बाप का मुझे पता नहीं है, तो फिर क्या करूंगा मैं इन पैसों का? और दूसरी बात, पैसा भी नहीं मिल रहा, तो ऐसी जिंदगी जी करके क्या करूंगा? तो कहने का मतलब प्लेटो का ये जो मार्ग है वो त्याग का मार्ग है। तो प्लेटो के जो साम्यवादी जो सिद्धांत है संपत्ति का, उसकी 3 विशेषताएं आ रही हैं। कौन कौन सा? सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है, दूसरा उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है, और तीसरा क्या है, ये सिर्फ त्याग का मार्ग है, हर किसी के नियंत्रण की बात नहीं है। लाभ क्या है? अगर हम बात करें कि प्लेटो के सिद्धांत का लाभ क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वर्ग संघर्ष नहीं होगा। जो उच्च और निम्न में संघर्ष हो रहा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अमीर और गरीब होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमीर और गरीब किससे होते हैं? पैसों से होते हैं, धन संपदा से होते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले देख करके होते हैं। जबकि प्लेटो तो कह रहा है कि आपके पास ये कुछ होगा ही नहीं, आपके पास परिवार नहीं है, धन नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, मकान नहीं होगा, गाड़ियाँ नहीं होंगी, घोड़े नहीं होंगे, आपको तो क्या करना है, सिर्फ राज्य की सेवा करनी है और उनके बदले अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, आपका जो वर्ग संघर्ष था वो वर्ग संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ऊंच नीच की यहाँ पर कोई भावना ही नहीं होगी। दूसरा इसमें क्या होगी, जो असमानता है, असमानता समाप्त हो जाएगी। जो गरीबी और अमीरी है वो अमीरी और गरीबी रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ न कोई अमीर रहेगा न कोई क्या रहेगा, गरीब रहेगा। और इससे क्या होगा, जो संरक्षक वर्ग है, इस संरक्षक वर्ग को हम अभिभावक वर्ग भी कहते हैं। ये अभिभावक जो वर्ग होगा वो आदर्श के रूप में काम करेगा। भाई जब आपको पता है कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, एक बात, मैं परिवार नहीं रख सकता, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं मकान नहीं बना सकता, मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो बताओ आप काम कैसे करोगे? आदर्श के रूप में करोगे ना। आदर्श का मतलब पूरी तरह से काम हमें क्या करना है, ईमानदारी के साथ करना है। भाई ईमानदारी बची और बचाई क्या है? कुछ बचा ईमानदारी के अलावा? भाई आप बेईमानी करके क्या करोगे? बेईमानी किसके लिए करते हैं हम? पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के लिए करते हैं, बड़ा सा बंगला, आलीशान सा बंगला कोठी बनाने के लिए करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब प्लेटो ये कह रहा है कि ये आप रख ही नहीं सकते, तो बताओ आप आदर्श रूप में काम करोगे कि नहीं करोगे, या बेईमानी करोगे? बेईमानी कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा आपके पास। तो वर्ग संघर्ष समाप्त होगा, असमानता समाप्त होती है और संरक्षक वर्ग आदर्श के रूप में काम करेगा। अगर हम इसकी आलोचना करनी चाहिए कि साहब इसकी कमियां क्या हैं, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि प्लेटो का साम्यवादी विचार ऐसा विचार है जिसकी सर्वाधिक आलोचना की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, जो थोड़ी बहुत भी व्यवहारिक राजनीति जानता है, वो निश्चित रूप से इसकी क्या करेगा, आलोचना करेगा। पहली आलोचना तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अव्यवहारिक है और अमानवीय है। अव्यवहारिक का मतलब हम व्यवहारिक जीवन में इस सिद्धांत को नहीं अपना सकते। प्लेटो ने सिर्फ अपनी किताब में रिपब्लिक में लिख दिया कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हम जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में ऐसा अपनाना चाहें तो संभव नहीं है। यानी व्यवहार में पालन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा कोई मानव आज तक, इतना महामानव कोई साधु संत भी नहीं हुआ जो क्या कर दें, निजी संपत्ति का त्याग कर दे। निजी संपत्ति का त्याग कर दे कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ आप तो ये कह रहे हो कि क्या आप परिवार का भी त्याग कर दो, तो ऐसा तो नहीं है, अमानवीय है।
यानी मानव प्रकृति के विपरीत है। हमारे साधु संतों को देख लो, वो परिवार का त्याग कर देते हैं, लेकिन पैसे तो वो भी लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो भी घूमते हैं। आसाराम ले लो, राम रहीम ले लो, रामपाल ले लो, इतने इतने बड़े महान संत हैं, परिवार त्याग दिया, लेकिन फिर भी पैसों का मोह उनका नहीं गया। तो यानी ये अमानवीय है। अमानवीय का मतलब मानव प्रकृति के विपरीत है। ऐसा हम संभव ही नहीं है कि क्या कर दे, हम संपत्ति का साम्यवाद कर दे। क्या करता, दूसरा क्या है, ये समाज के लिए यानी समाज में एकता स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति का क्या करता है, बलिदान मांगता है। ये कह रहा है कि राजनीतिक एकता स्थापित करो, सामाजिक एकता स्थापित करो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक एकता स्थापित करने के चक्कर में ये भूल जाता है कि इसमें व्यक्ति का तो बलिदान दे दिया तुमने। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके लाता है और उसका क्या होता है, द्रौपदी के साथ विवाह होता है। ये कहते हैं कि जब सब वो पांचों भाई अब द्रौपदी को लेकर के माँ कुंती के पास आए तो उसने कहा कि माँ हम भिक्षा ले आए। तो कुंती ने कहा कि तुम पांचों भाई बांट लो। पांचों भाई बांट लो मतलब पांचों भाई उसके साथ विवाह कर लो। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। ये क्या था, ये क्यों किया था, कुंती को भी पता है। कहते साहब कुंती ने देखा नहीं था, देखा सब है, हमें पूरी बातें बताई नहीं गई। क्या था, कुंती को पता था कि अगर पांचों भाई क्या करेंगे, अलग अलग विवाह करेंगे, 5 महिलाएं घर में आएंगी तो उनके साथ क्या होगा, आपसी मनमुटाव होगा और पांचों भाई एकजुट ही नहीं रह पाएंगे। जैसा प्लेटो कह रहा है ना कि कंचन और कामिनी से दूर रहना, स्त्री और पैसा जब हमारे पास आएगा तो क्या होता है, बंटवारा होता है, क्या होता है, विभाजन होता है। तो उस समय क्या होता है, कुंती ये चाहती थी कि पांचों भाई एकजुट रहे ताकि अपने अन्याय का प्रतिशोध ले सके। इसलिए उन्होंने द्रौपदी के साथ पांचों का विवाह करवाया था ताकि घर में किसी प्रकार की फूट पैदा नहीं हो सके। तो लेकिन क्या था कि साहब आपने तो कर दिया कि साहब परिवार का फूट नहीं होगा, लेकिन क्या आपने द्रौपदी के व्यक्तिगत जीवन का बलिदान नहीं दे दिया? क्या द्रौपदी की आकांक्षाएं और इच्छाओं का आपने बलिदान नहीं कर दिया? तो यहां भी यही है कि आप समाज में एकता स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हो, व्यक्ति का बलिदान दे रहे हो। तो ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, ये किस पर लागू नहीं होता, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। आपने कहा कि सैनिक वर्ग वो संरक्षक के लेगा, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। अब बात ये कह रहा है कि आप उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं करोगे तो फिर ये आपका साम्यवाद रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस वर्ग की है वो उत्पादक वर्ग की है। सैनिक कितने रहेंगे, मुट्ठी भर सैनिक होते हैं। राजा कितने होते हैं, नाम मात्र के शासन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी सैनिक और राजा तो बहुत नाम मात्र के हैं। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्पादक वर्ग की है, जो खेती में लगे हुए हैं, जो व्यापार में लगे हुए हैं, जो पशुपालन में लगे हुए हैं। यानी 90% जनसंख्या, समाज की 90% जनसंख्या तो ये। अब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि उत्पादक वर्ग संपत्ति नहीं रखेगा, संपत्ति रख सकता है, निजी संपत्ति रखेगा, परिवार रखेगा। अब ये बताओ भाई, हमारे गांव में, हमारे शहर में 100 आदमी हैं, उन 100 आदमियों में से 90 आदमियों के पास गाड़ी है, बंगला है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, मकान है, सारी सुविधाएं हैं। और वहीं पर 10 आदमी ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, मकान भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो बताओ, जो वर्ग संघर्ष की आप बात कर रहे थे, ये वर्ग संघर्ष घटेगा कि बढ़ेगा? इस असमानता हुई कि नहीं हुई? या तो आप सबको ही क्या करो, संपत्ति मत दो, या फिर आप क्या दो, सबको ही दो। तो ये क्या कर रहा है, उत्पादक वर्ग को संपत्ति दे रहा है, और यही सबसे बड़ी उसकी कमी है। और क्योंकि उत्पादक वर्ग की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद पूरा होता है। तो संपत्ति संबंधी साम्यवाद में सिर्फ 2-3 बातें याद रखने की हैं, और वो ये है कि संपत्ति साम्यवाद में क्या करना है, संपत्ति का साम्यवाद सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है। संरक्षक वर्ग में कौन शामिल है? संरक्षक वर्ग के अंदर दार्शनिक और सैनिक शामिल हैं, और वो निजी संपत्ति नहीं रखेंगे। सीधी सी बात है। उत्पादक वर्ग क्या रखेगा? संपत्ति रखेगा। संरक्षक वर्ग अपने सेवाओं के बदले उपभोग, राज्य से उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करेगा, और वो उपभोग की वस्तुएं भी क्या होगी? सार्वजनिक होगी, सबके लिए होगी। एक बात तो ये होगी। ये तो हो गया उत्पादक वर्ग, संपत्ति संबंधी साम्यवाद। कुछ हद तक हम साम्यवादी देशों में इस सिद्धांत को अपनाया भी गया है, जैसे सोवियत संघ ने अपनाने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन प्लेटो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत देता है साम्यवाद में, वो देता है परिवार संबंधी साम्यवाद। परिवार संबंधी साम्यवाद, यहां सबसे बड़ी दिक्कत है।
प्लेटो यहाँ क्या करता है, इस परिवार संबंधी साम्यवाद की सबसे ज्यादा आलोचना उनके प्रमुख शिष्य अरस्तु ने की है। यानी प्लेटो एक ऐसे रास्ते से भटक जाता है जो अपनाना वास्तव में मानवीय जीवन में संभव ही नहीं है। मान लीजिए कैसे भी हमने बहुत महान राजा बना दिया, दार्शनिक राजा बना दिया, तो वो संपत्ति का साम्यवाद तो कर सकता है, लेकिन परिवार संबंधी साम्यवाद की जो चर्चा करता है वो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। वो क्या कह रहा है, अब देखो, संपत्ति संबंधी साम्यवाद हो चाहे परिवार संबंधी साम्यवाद हो, ये दोनों साम्यवाद सिर्फ और सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए ही है। उत्पादक वर्ग के लिए परिवार का साम्यवाद भी लागू नहीं होता है। यानी हमने पहले भी की थी, उत्पादक वर्ग तो संपत्ति परिवार सब रख सकता है। ये जो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद है सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है, जिसको हम अभिभावक वर्ग कहते हैं। और इस अभिभावक वर्ग में शामिल कौन होता है, इसमें शामिल होगा दार्शनिक राजाएं और सैनिक शामिल होंगे। अर्थात यहां क्या कहता है, इसमें यह कहता है कि संरक्षक वर्ग का अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, अर्थात विवाह नामक जो संस्था है उस विवाह नामक संस्था का वो क्या करता है, उन्मूलन करता है। प्लेटो ये कहता है कि किसी का विवाह नहीं होगा। अभिभावक वर्ग यानी राजा और जो सैनिक वर्ग है उनके पास कोई निजी परिवार नहीं होगा। विवाह नामक संस्था का उन्मूलन करता है। क्या कहता है, अभिभावक वर्ग के यानी संरक्षक वर्ग को ही अभिभावक वर्ग कहते हैं। अभिभावक वर्ग के सभी स्त्री और सभी पुरुष आपस में क्या है, पति पत्नी है, यानी उनका विवाह नहीं होगा। अभिभावक वर्ग में, अब आप कहोगे अभिभावक वर्ग में सिर्फ सैनिकों में राजाओं में पुरुष है, नहीं, हमने पहले ही कहा था प्लेटो इस प्रकार का विभाजन तो करता ही नहीं है, स्त्री पुरुष में भेदभाव तो करता ही नहीं है। यहां क्या कह रहा है कि जो सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग हैं उनमें जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो विवाह नहीं करेंगे, वो क्या रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, लेकिन आपस में वो एक दूसरे के क्या है, पति पत्नी हैं। अब आप कहोगे आपस में पति पत्नी कैसे है, आपस में पति, जब उनका विवाह ही नहीं हुआ, तो प्लेटो ये कह रहा है कि पति पत्नी नहीं है, लेकिन क्या होगा, ये आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन संतान उत्पत्ति के समय संतान को उनके माता पिता का कोई पता नहीं होगा। जैसे ही संतान उत्पन्न होगी उसी समय उनको क्या दे दिया जाएगा, राज्य को सौंप दिया जाएगा। यानी विवाह नहीं होगा, जिसको आज हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, यानी आकस्मिक मिलन होगा। और उस आकस्मिक मिलन से जो संतान पैदा होगी वो संतान किसकी होगी, राज्य की होगी। राज्य को ये, बच्चे को ये पता नहीं कि मेरा माँ बाप कौन है, और माँ बाप को ये पता नहीं कि मेरा बच्चा कौन है और कहां है, इस प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, प्लेटो ये कह रहा है कि 20 से लेकर के 40 वर्ष तक की तो स्त्री, यानी कब संतान उत्पन्न कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति की आयु बता रहा है कि 20 से लेकर के 40 वर्ष की स्त्री और 25 से लेकर के 50 वर्ष तक का पुरुष। 20 से 40 वर्ष की महिला और 25 से 55 वर्ष का पुरुष आपस में क्या कर सकते हैं, मिलन कर सकते हैं। और इस मिलन के उपरांत जो संतान पैदा होगी वो ये कह रहे कि वो सर्वश्रेष्ठ होगी, बुद्धिमान होगी और राज्य के काम आएगी। यानी वो संतान उत्पत्ति की आयु मानता है कि महिला 20 से लेकर के 40 साल तक संतान उत्पत्ति कर सकती है और पुरुष की आयु होगी 25 से लेकर के 55 साल के मध्य में वो संतानोत्पत्ति का कार्य कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये कह रहा है कि पहली बात, संरक्षक वर्ग के पास कोई विवाह नहीं होगा, वो परिवार नहीं रख सकते। इस आयु में आपस में वो आकस्मिक रूप से मिल सकते हैं। इनके मिलन से जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान किसको सौंप दी जाएगी, राज्य को सौंप दी जाएगी। राज्य उनका पालन पोषण करेगा। इससे क्या हो रहा है, न तो माता पिता को अपने संतान का पिता है और न संतान को अपने माता पिता का पता है। इस प्रकार यानी उनके अंदर किसी प्रकार का, अब क्या होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि प्लेटो ये चाहता है कि सैनिक वर्ग और जो दार्शनिक वर्ग है उनमें अपने परिवार को लेकर किसी प्रकार का भावनात्मक मोह नहीं हो। क्योंकि अगर बच्चे हैं, पत्नी हैं, माँ बाप हैं, तो हम क्या होते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और उनके लिए अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो हमारे मन में लालच आएगा, स्वार्थ आएगा, और स्वार्थ आएगा तो राज्य की एकता अपने आप ही टूट जाएगी, यानी हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो प्लेटो इस प्रकार क्या करता है, राज्य के लिए क्या करता है, परिवार
नामक संस्था का उन्मूलन कर देता है। लेकिन यहाँ यानी सब कुछ गलत है, ये हमें सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। लेकिन प्लेटो की एक बात है, प्लेटो यहाँ कह रहा है कि जितनी क्षमता पुरुष में शासन संचालन की है उतनी क्षमता महिला में भी शासन संचालन की है। आज तक हमारे राज्यों में 21वीं शताब्दी तक जा करके हम ये स्वीकार नहीं कर पाए कि महिलाएं भी शासन में हैं। आज भी महिलाओं को वोट नहीं देते, चुनाव में जीतने नहीं देते। आज भी सब कोई महिला सरपंच बन जाती है तो उनका पति या उसका ससुरी क्या करता है, राजनीति करता है। लेकिन प्लेटो आज से 2450 साल पहले ये बात कह रहा है कि नहीं, जितनी क्षमता एक पुरुष में शासन चलाने की है उतनी क्षमता एक स्त्री में भी शासन चलाने की है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि स्त्री भी विवाह नहीं कर सकती, स्त्री के भी अपने बच्चों के प्रति मोह नहीं रख सकती। ठीक है, अब अगर हम ये कहेंगे साहब इसके पक्ष में क्या है, इसके लाभ क्या है, तो लाभ में तो सीधी सी बात यह है कि जो संरक्षक वर्ग है उनमें क्या होगा, परिवार का जो मोह होगा, परिवार में जो भावनात्मक लगाव होगा वो भावनात्मक लगाव नहीं होगा, और वो क्या करेगा, सब कुछ राज्य के लिए करेगा। यानी जब उनके माँ बाप का पता नहीं, जब उन्हें अपनी पत्नी का पता नहीं कि उनकी पत्नी कौन है, जब उन्हें ये पता नहीं कि मेरा बच्चा कौन है, तो उनमें जो परिवार का जो मोह होगा वो परिवार का मोह नहीं रहेगा और वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा। दूसरा, वो कहता है कि राज्य में एकता स्थापित होगी, जो हर में कहता है कि राज्य में एकता स्थापित होगी। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात करता है, यानी महिलाएं पुरुषों के अधीन नहीं रहेगी, वो भी क्या कर सकती है, स्वतंत्र होकर के अपना कार्य कर सकती है। प्लेटो कह रहा है कि अगर महिला का विवाह कर दिया जाएगा तो महिला राजनीति में या सैनिक वर्ग में क्या नहीं कर सकती,